16,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है उसमें आधा भाजपा के खाते में। कांग्रेस की सरकार जब यूपी की सरकार हमारी बनेगी तो हम 1 लाख रुपए मुखिया के परिवार को देंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। यूपी कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि कल लोकतंत्र की सबसे बड़े पर्व के पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है। हम 7 चरणों के साथ विश्व पर मूल्यांकन पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसान, नौजवान, बेटियां और महिलाओं सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक हम सभी ने देखा कि नौकरी के लिए नौजवान लाठियां खा रहे हैं। 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2 करोड़ नौकरियों को देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लेकिन आज क्या हकीकत है सभी जानते हैं। ILO ने अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी, जिसमें 81% युवा बेरोजगार हैं। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में जो वादा किया है कि 25 साल की उम्र तक के युवा को 1 लाख तक नौकरी देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी के पेपर लीक समाप्त किया जाएगा। नौकरी पाने के लिए युवा सड़कों पर कई किलोमीटर तक पैदल चला। युवाओं ने बेरोजगारी और पेपर लीक पर आवाज उठाई तो उसको लाठियां मिली। आज हमारे बीच में हमारे के चेयरमैन राय साहब अभय दुबे जी, जो हमारे दिल्ली से साथी हमारे बीच में है, स्पोक्सपर्सन मनीष जी, शहनवाज जी, अंशु जी, बॉस जी, दिनेश जी और हमारे सभी मेरे पत्रकार साथियों, मैं आप सबका उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि ये देश एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। कल उस दौर का पहला पड़ाव शुरू होने वाला है। बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और लगभग 10 वर्षों में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सत्ता की धूप मिटाने के लिए इस देश के सामाजिक, संवैधानिक और आर्थिक ताने बाने की पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देश के लोकतंत्र के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कल से 7 चरणों का मतदान शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से लेकर के 1 जून तक 7 चरणों में इस देश में मतदान होगा और कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने, इस देश की जनता के सामने अपने वायदों के साथ, गठबंधन की एक मजबूत गठजोड़ के साथ हम 7 महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मूल्यांकन के लिए उन विषय को रखेंगे आपके माध्यम से। और हमें विश्वास है कि 7 चरणों में इन 7 विषयों पे जो मूल्यांकन जनता करेगी उत्तर प्रदेश की और देश की, उसका परिणाम 4 जून को जब आएगा तो इस देश में एक नई इबारत लिखी जाएगी। साथियों, भाजपा सरकार ने किसानों को, नौजवानों को, सेना के जवानों को, बेटियों को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको छला के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है वो अक्षम्य अपराध है। किस तरह से भारत की सीमा को तोड़कर चीन
घुसता चला आ रहा है और सरकार मौन है। सीमा पर थे, भारत की सेना उसकी सुरक्षा करती थी, आज वो चीन के कब्जे में। और इससे बड़ा परिणाम और क्या चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन में इस बात को खुद कहा कि भारतीय सीमा पर चीन का अतिक्रमण होता चला जा रहा है, पर भाजपा मौन है इसमें। ठीक उसी तरह से मौन है। नॉर्थ ईस्ट की बात जब आती है तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर इस देश का हिस्सा नहीं, विदेश में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात हो या मणिपुर की बात। मणिपुर भी जल रहा था, बेटियों को सड़कों पर निर्वस्त्र कराया जा रहा था, और वो कौन सी पत्नी? अरे वो हमारे सैनिक की, वीर इस देश की सेना के एक अधिकारी की पत्नी थी। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूमते चले आ रहे हैं, हर रोज किसी न किसी देश में चले जा रहे हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में चाहे अरुणाचल प्रदेश में चीन की अतिक्रमण हो या मणिपुर में, उन पर उनका एक शब्द वो नहीं बोलते और न ही वहां जाकर के इन समस्याओं का समाधान करना चाहते, क्योंकि केवल बात करना और कह देना कि हम इस देश की सुरक्षा चाहते हैं और करके दिखाना, ये दोनों अलग बातें हैं। मैं यहां पे याद दिलाऊंगी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब वहां पर पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया था तो 14 दिन के अंदर सेना को घुटने पर टेक करके बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना करके समर्पित कर दिया। इसके लिए देश की स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी की न किसी नेता में है और न पार्टी में। छठा जो महत्वपूर्ण विषय है, मूल्यांकन का विषय है, वो है आर्थिक नीति। हमारा लक्ष्य है वो है सामाजिक न्याय। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और मणिपुर से मुंबई तक चले, जो लोग उनसे मिले, हर वर्ग, हर जात, हर समुदाय के, उन लोगों ने जिस तरह से राहुल जी को अपने साथ अपनी पीड़ा को दर्शाया, ये हमारी गारंटी उसी से ली गई। ये एसी के कमरे में बैठ करके बनाई हुई गारंटी नहीं। ये सड़क पर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर इस गारंटी को बनाया गया। और अंतिम जो हमारी सामाजिक न्याय का जो हमारा वायदा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम जातीय जनगणना को लेकर के आएंगे और जो इस देश के सबसे अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसकी सामाजिक सुरक्षा हर तरह की मजबूत करने के लिए उसको सारी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी इस साथी बात को अपनी मजबूती से रखेगी। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए की मजदूरी प्रतिदिन दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में इसको रखा है। और क्यों ये मनरेगा की बात मैं इस पे जरूर दोहराऊंगी कि मुझे आज भी प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था 2014 में याद, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती सफेद हाथी कहा था वो मनरेगा। आज 230 रुपए उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को मिलता है, 230 रुपए मात्र।
5 साल में 7 रुपए केवल इसको बढ़ाया गया। कांग्रेस पार्टी का वादा है मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए की हम गारंटी देते हैं, और इसलिए क्योंकि वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़, और ये साबित हो गया जब कोविड काल आया था तो ये सफेद हाथी जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसी ने लाखों घरों में दिए जलाए, 2 वक्त की रोटी अगर मिली तो इसी मनरेगा की वजह से। साथियों, मैं अंत में आपसे सिर्फ ये कहूंगी और आपके माध्यम से, जो कल प्रथम चरण का मतदान इस प्रदेश के पश्चिमांचल में जो सीटों पर मतदान कल होने वाला है प्रथम चरण का, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका मूल्यांकन, इन 7 महत्वपूर्ण विषय का मूल्यांकन इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जरूर करेगी। और क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद आने वाले 6 चरण उसके बाद जो होंगे, उस पर पहले चरण के मतदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस विषय को मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता के समक्ष रख रही हूँ। मुझे विश्वास है कि इसका मूल्यांकन जरूर करेंगे और अंत में इस देश के इतिहास के सबसे बड़े गमन को मैं जरूर आपके सामने जिम्मेदार हूँ। इस देश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और तो इस देश की वो बेटियां जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर के आई, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, वो बेटियां जब अपने न्याय के लिए गुहार कर रही थी, तब उनको, उनके साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया गया, ये किसी से छुपा नहीं। हमने सबने टीवी में भी देखा, अखबारों में पढ़ा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, अप्रत्यक्ष रूप से देखा। सरकार उन बेटियों के साथ नहीं खड़ी हुई, सरकार उन अपराधियों को बचाने के लिए खड़ी हुई जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले अपराध कर रहे थे। और ये अभी से नहीं, ये पहली घटना नहीं, आप पुरानी सारी घटनाएं उठा के देख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, हर जगह सरकार ने उन अपराधियों को बचाया है, भाजपा की सरकार ने, जिन्होंने अपराध किए। हमारा ये वादा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सरकार ने नया झुंझुना पकड़ाया, महिला आरक्षण का। शर्म आनी चाहिए। 9 साल पूरे हो गए, आपने हर मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण कानून की बात करी, पर आपने उसको कभी लागू नहीं किया। आप उसको तब लाए, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाए, जब आपको मालूम था कि आपकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अरे अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो सरकार इसको 2019 में लेकर आती और 5 साल में सरकार इस कानून को लागू करती। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इस देश की पार्लियामेंट में महिला आरक्षण कानून को रखा था। और अगर 33% आरक्षण पंचायत में मिला है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी की। और हम वायदा करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए कांग्रेस की सरकार सबसे पहले महिला आरक्षण कानून को, जो इन्होंने अंधकार में डाल दिया, जिसकी कोई डेट नहीं बताई कि कब लागू होगा, आते ही सबसे पहले महिला आरक्षण कानून हम लागू करें। सर्वोपरि मैं मानती हूं इस देश के हर नागरिक के मन में उतना ही मान, सम्मान और आदर है। इस देश की
अर्थव्यवस्था को समाप्त किया है, मैं मानती हूं कि पूरी तरह से चरमरा चुका है अर्थव्यवस्था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि छोटे बछोले और कुटीर उद्योग जिस तरह से तबाह होते चले जा रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये मैं क्यों कह रही हूं, चीन के साथ 118 बिलियन डॉलर से अधिक का बेतहाशा इंपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यही वजह है कि आज चाहे सहारनपुर का लकड़ी उद्योग रहा हो, मुरादाबाद का ब्रास उद्योग रहा हो, फिरोजाबाद का काठ का उद्योग रहा हो, भदोई का कालीन उद्योग रहा हो, आज अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे 10 सालों में उनका दम घुटता चला जा रहा है और वो बंद होने की कगार पर। और जीएसटी जिस तरह से लागू, जिस तरह से छोटे उद्योगों, छोटे व्यापारियों पर इसकी मार पड़ी है, ये सबसे बड़ा संकट इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देश के 1% संपत्तियों को देश की 40% संपत्ति और संसाधन सौंप दिए हैं प्रदेश ने इस देश की सरकार ने। इसको मैं दोहराऊंगी, इस देश के 1% उद्योगपतियों को 40% संपत्ति और संसाधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रता में सौंप दिए। ऑक्सफैम के अनुसार 84% लोगों की आमदनी घट गई। देश के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति। कांग्रेस का वायदा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो सामाजिक सुरक्षा उसको देना, उसको वो हर अधिकार देना, और खासकर हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको सशक्त करना, ये हमारे मैनिफेस्टो में हमने इसका वायदा किया है। हर भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लाना, ये हमारी प्राथमिकता हो। 27 रुपए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपनी गारंटी में वायदा किया है देश के अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन हमारे शहीद किसानों को कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे। मैं एक महिला हूं, एक बेटी हूं, एक मां हूं, और मैं ये जानती हूं और ये दिल से कह सकती हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई चला गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, तो महिलाएं। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक असुरक्षा है तो महिलाओं। जिस प्रदेश में मुझे दुख है इस बात का कि जिस प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास रहा, जिसने इतने वरिष्ठ महिला प्रमुखों का नेतृत्व किया हर फील्ड में, राजनीति में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी
आयरन लेडी को दिया हो, जिसने बड़े कवियों को, सरोजिनी नायडू जैसी महान हस्तियों को, सुचेता कृपलानी जो प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस में थी, आज महादेवी वर्मा जैसी कवित्री, उस धरती पर आज महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध, जघन्य अपराधों की मैं निंदा करती। मैंने हमेशा आवाज उठाई और बहुत सारे आप साथियों ने मेरा साथ भी दिया। मुझे आज भी याद है, उन्नाव की घटना हुई हो, लखीमपुर की घटना हुई हो, हाथरस की घटना हुई हो, और अभी हाल में जो बीएचयू में बेटियों के साथ दर्दनाक घटना हुई है, उसने इस प्रदेश की महान संस्कृति को शर्मिंदा किया। सबसे ज्यादा अपराध पूरे देश में, ये एनसीआरबी का डाटा है, आपके पास भी होगा, सरकार के पास भी है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 153 अपराध महिलाओं के खिलाफ, प्रतिदिन, जिसमें से दुख होता है कहते हुए, पर सत्य है साथियों कि 8 बलात्कार इस प्रदेश में रोज हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है कि आज 10 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्था के साथ साथ पीड़ा है, वो दर्दनाक है। इंडिया गठबंधन को देश की जनता एक मजबूत विकल्प की तरह आपके बीच में हम आएंगे 7 चरण के 7 विषयों का मूल्यांकन करने। सबसे पहला बेरोजगारी, चंदौली से लेकर के बस्ती तक, बनारस से लेकर के गाजियाबाद तक, हम सबने देखा पिछले 10 वर्षों में किस तरह से नौजवान सड़कों पर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खड़ा। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? जिस तरह की बेरोजगारी लगातार इस सरकार ने नौजवानों के बीच में रखी है, 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हुई है। और उसकी वजह क्या है? झूठे वायदे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ और बार बार याद दिलाना चाहती हूँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, पर हकीकत क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है, उसके मुताबिक 83% युवा बेरोजगार, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आजाद भारत आज झेल रहा है। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है। कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने वायदा किया है कि 25 साल के युवा को 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पहली नौकरी, कांग्रेस उसकी गारंटी देती है। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको तत्काल उसकी पूर्ति होगी। और असंगठित क्षेत्र में जो गिग वर्कर्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो सबसे बड़ी विभीषिका है प्रदेश की, खासकर पेपर लीक, उसको समाप्त किया जाए। उससे पहले मैं मानती हूं मेरे राजनीतिक जीवन का इससे बड़ा अव्यवस्था, इससे बड़ा दुख
नौजवानों ने नहीं देखा होगा, जब लगभग 55 लाख नौजवान पुलिस परीक्षा के लिए पूरे देश में परीक्षा देने किन विषम परिस्थितियों में पहुंचे। कोई बसों में लटक के पहुंचा, कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ करके पहुंचा, कोई किलोमीटर पैदल चला, और जब वो सुबह अपने सेंटर पे पहुंचा तो पेपर लीक हो। बहुत सारे पत्रकार साथी उस दिन राहुल गांधी जी की जब यात्रा थी इत्तेफाक पे प्रयागराज पहुंची, आप सब में से कई लोग देखा कि कैसे नौजवान बेरोजगार जिसका पेपर लीक हो गया था वो किस दर्दनाक स्थिति में था, कैसे वो सड़कों पे रो रहा था। और सरकार ने क्या किया उसके लिए? जब बेरोजगार हो, ये नहीं, जब इस बेरोजगार ने पिछले 7 वर्षों में आवाज उठाई बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो उसको रोजगार नहीं मिला, उसको लाठियां मिली और मुकदमे मिले, गंभीर धाराओं में मुकदमे। ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच है। महंगाई, भाजपा सरकार ने आज पूरे देश को, हर वर्ग को, हर जात को, हर समुदाय को महंगाई की आग में झोंक दिया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? 2014 के पहले यही एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 पार हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही अच्छे दिन का वादा किया। आज दाल 70 पार, आज पेट्रोल डीजल और तो और आटा दूध जैसी वो चीजें जो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर घर के लिए आवश्यक है, उसका दाम 20 से 40 रुपए तक बढ़ गया। और मैंने तो कभी नहीं सुना था, सोचा नहीं था कि दूध और आटे जैसी चीजों पे सरकार जीएसटी लगाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होता। फायदा है कि जब गरीब परिवारों के मुखिया को कांग्रेस की सरकार, जब यूपी की सरकार हमारी बनेगी तो हम 1 लाख रुपए मुखिया के परिवार को देंगे। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम, जिससे आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, नौजवान, हर कोई इफेक्ट होता है, उन दामों को हम कम करेंगे। ये हमारा वादा। तीसरा हमारा जो सवाल, तीसरा मूल्यांकन जो होना है वो है किसानों की। इस सरकार ने आप हर मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, चाहे 2014 का हो, 2019 का हो, प्रदेश सरकार के चुनाव में 17 में और 22 में, उसके भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। किसानों के लिए इन्होंने यही कहा कि हम इनकी आमदनी को दुगना करें। पर हकीकत क्या है? डीएपी के बोरी का वजन तो कम हो गया, 50 से 40 हो गया, पर उसके दाम कम नहीं हुए, उल्टा बढ़ गया। किसानों की आय दुगनी तो आप नहीं कर पाए, पर जब किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे बैठकर प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा था, तब आपने उस पर लाठियां बरसाई, इस देश के अन्नदाता पर लाठियां बरसाई। मैं मानती हूं कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। जो 500 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, इसका हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 के चुनाव में जरूर देना पड़ेगा। अगर आमदनी की आप बात करें तो जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है, जो
सरकार की इकाई है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से किसान की आय बढ़ी तो नहीं, प्रतिदिन 27 रुपए प्रतिदिन हो गई। इसको जरूर गौर करिएगा कि बढ़ने के बजाय हमें अपनी नीतियों को इस तरह से बनाना है, जनसंख्या तो समय के साथ और अनुपात के साथ हमेशा बढ़ती है। ये पहली बार नहीं है कि इतनी जनसंख्या होकर वो अनुपात बढ़ता चला जाता है, समय के साथ बढ़ता है। हमें इस ताकत को, आप चीन को भी देखिए, चीन की सबसे बड़ी जनसंख्या थी पर उन्होंने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाई। हमें अपनी आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके हस्तक्षेप से इस देश का सबसे बड़ा गमन इस देश की जनता के सामने आया, जहां 1600 करोड़ 16,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है उसमें आधा भाजपा के खाते में। तो इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा गमन और नहीं हो सकता था। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने साथी दुबे जी से अनुरोध करूंगी, अभय दुबे जी से, ये हमारे प्रवक्ता हैं, विश्लेषक भी हैं, ये अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। में क्रूड ऑयल का प्राइस $20 पर बैरल तक भी था। क्या उसका फायदा देश की जनता को मिला? सऊदी अरामको में गैस के जो भाव थे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से भी कम थे। हमारे समय कैसे 400 रुपए का सिलेंडर था? 40 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर मोदी सरकार ने डाका डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना चाहिए। मैं गंभीर आरोप लगाता हूं और प्रधानमंत्री से पूछता हूं, 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन देश में हुआ है, 24 मिलियन टन दाल की आवश्यकता है। दाल के दाम में आग क्यों लगी? कौन दो बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया? उसके बाद दाल के दामों में आग लगी होल्डिंग की वजह से। अडानी जी आए देश के सामने बताएं कि क्या वो इस व्यापार में नहीं कूदे? देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मुट्ठी भर धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए देश को महंगाई की आग नहीं। ये सवाल के साक्षी महाराज जी उस बेटी के बारे में भी बताएंगे जिसने रेप का आरोप उसके ऊपर लगाया? क्या इसमें भी जवाब देंगे? क्या वो बेटी देश की नागरिक नहीं है? क्या वो बेटी देश का हिस्सा नहीं है? उसमें क्यों बोल रहे? आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। उसके लिए लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के हम सब कार्यकर्ताओं ने। शर्म आनी चाहिए। उस बेटी को पहले न्याय दिलाएं, फिर इस देश की जनसंख्या में सवाल उठाएं। आराधना जी मैच कराना संभव है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव में यह संभव नहीं है। देखिए, न्यायालय में जो भी चीज चल रही हो, प्रक्रियाधीन हो, उस पर कोई टिप्पणी करना हो, मुझे हमको खासकर कांग्रेस पार्टी और इस देश की करोड़ों जनता को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई, पूरी यात्रा में मैं साथ था। उन्होंने जो वादे किए थे संगठन से लेकर भागीदारी तक, अभी तक आपने 15 मिनट कांग्रेस से डिक्लेयर किया है। क्या वो जो वादे किए थे यात्रा के दौरान भागीदारी का क्या टिकट पूरा हुआ? अगर नहीं पूरा हुआ तो इस आधार पर आपकी किन वादों का भरोसा करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं आपके सवाल का दो भाग में उत्तर दूंगी। पहला, कांग्रेस पार्टी ने जब भी जो वायदा किया, अगर इतिहास की आप बात करें, हमने उस वायदे को पूरा किया। इस देश में एक सुई नहीं बनती। आज अगर मंगलयान पे पहुंचे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी या मोदी जी की या भाजपा की देन नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फसल बोई थी, इसको काट रहे हैं। आपने कहा आपके वायदे पे क्यों विश्वास करें, मैं उसका स्पष्टीकरण दे रही हूँ, जबकि आवश्यकता नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने जब जो वायदे किए थे, हमने किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया था, हमने करके दिखाया। हमने मनरेगा का वायदा किया था, हम मनरेगा लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए। देश की जनता को सिर्फ एक बात हम राहुल जी की तरफ से कहना चाहते हैं, थोड़ा बात जाए।
तुम्हें ख्याल हो हमारा तो हमारे साथ चलो, बता रहा है अंधेरा तो हमारे साथ चलो, हम रोशनी की तलाश में निकले, बुला रहा है सवेरा तुम हमारे साथ चलो। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो सही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।